हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बाय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और इस पार्ट में हम हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट। और इसमें हम पढ़ेंगे भाषा के प्राकृतिक, भाषा के विविध रूप और व्याख्या। चलिए शुरू करते हैं। भाषा सागर की तरह सदा जो है चलती बहती रहती है। और भाषा के अपने गुण और स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की जो है अपनी प्राकृतिक आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक जो है शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। मनुष्य उसे अपने पूर्वज से सीखते हैं और उसका जो है विकास करते हैं। भाषा जो होते हैं उसको अपने हर एक भाषा, जो भी भाषा हम लोग बोलते हैं उसको एक अपना गुण और स्वभाव होते हैं, उसी को प्राकृतिक कहते हैं। और हर भाषा के अपने प्राकृतिक जो है आंतरिक गुण और अवगुण होते हैं। कोई भी भाषा अगर हम बोलते हैं तो उसको प्राकृतिक और आंतरिक अवगुण होते हैं। और भाषा के सामाजिक शक्ति भी होते हैं जो मनुष्य प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने पूर्वज से प्राप्त करते हैं। आने वाले, अगर मैं प्राप्त किया हूँ तो आने वाला पूर्वज से प्राप्त किया हूँ, उसी को हम विकास करते हैं। चलिए, यह जो है यह परंपरागत और जो है अर्जित दोनों है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवांतर जो है भाषा बहता नीर की तरह जो है सदा प्रवाहित होती रहती है। जिस प्रकार पानी प्रवाहित होती रहती है उसी प्रकार भाषा क्या होते हैं, प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप है। भाषा के दो रूप है, एगो कथित एगो लिखित। कथित मतलब हम जो है इसका प्रयोग कथन के द्वारा करते हैं, अर्थात बोल कर करते हैं। और जो है लेखन के द्वारा करते हैं। लेखन, लिखित मतलब लेखन के द्वारा करते हैं, जिसको हम लिख कर करते हैं। और देश और जो है काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बांटे हुए। हमारे देश और काल के अनुसार भाषा को अनेक रूप में बांटे हैं। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषा प्रचलित है। यही कारण है कि हमारे संसार में बहुत सारे भाषाएं प्रचलन है। भाषा वाक्यों से बनती है। बड़े बड़े वाक्य, जो बहुत सारे शब्द मिल कर के जो वाक्य बनाते हैं, उस जो वाक्य से बनती है। और वाक्य जो है शब्द से बनता है। वाक्य जो बनते हैं, बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं। और अन्य मूल जो है शब्द जो है मूल ध्वनि से बनते हैं। जो मूल ध्वनि होते हैं उससे बनते हैं। और इसी तरह वाक्य, शब्द और जो है मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग जो है प्रयत्न पर्यंगों का अध्ययन जो है विवेचन होते हैं। अतएव जो है व्याकरण भाषा पर आश्रित है। अब चलिए भाषा के विविध रूप को बात कर लेते हैं। भाषा के विविध रूप में हर देश में भाषा तीन रूप से मिलते हैं। अगर किसी भी देश में अगर हम तुलना करें तो भाषा तीन रूप में मिलते हैं। सबसे पहले बोलियां, जो पहले बोलियां भाषा है, उसके बाद परिनिष्ठित भाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा। चलिए हम एक एक करके इस भाषा को हम देख लेते हैं। बोलियां भाषा, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। स्थानीय रूप से इसको अगर व्यवहारिक ढंग से समझा जाए तो बोलियां ये है जो लोग अपना स्थानीय रूप से अगर भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम स्थानीय भाषा कहते हैं। बोलियां जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं, जो हम लोग घर में करते हैं उसी को बोलियां कहते हैं। किसी भी देश में बोलियां का संख्या अनेक होते हैं। बहुत किसी भी देश हो उसमें बोली की संख्या अनेक होते हैं। ये जो है घास पात की तरह जो है अपने आप जो है जन्म लेता है। ये जिस प्रकार घास पात होते हैं, जन्म लेते हैं, उसी प्रकार बोलियां अनेक जन्म लेती हैं। और जो है किसी क्षेत्र और विशेष में बोली जाती हैं। जैसे अगर बात की जाए तो भोजपुरी में हो गया, मगही हो गया, अवधी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, इंग्लिश हो गया। ये सब जो है बोलियां हैं। बोलियां अधिकांश जो है ग्रामीण एरिया में बोला जाता है। ग्रामीण में जिकरा हम ठेठी भाषा कहते हैं, बोलियां का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट पर हम समझेंगे जिसे हम बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और जो है साहित्य में होता है।
बोलियों को जब व्याकरण में परिशिष्ट किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाते हैं। जब कोई किसी भी बोली को अगर हम व्याकरण में परिनिष्ठ करते हैं तो वो परिनिष्ठित भाषा बन जाते हैं। और खड़ी बोली कभी बोली थी, आज यह परिनिष्ठित भाषा बन गई। खड़ी बोली कभी बोले थे लेकिन आज वो परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। परिनिष्ठित भाषा का उपयोग हर एक स्थान पर की जाती है भारत में। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा और राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। अगर भाषा आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार बन जाते हैं, धीरे धीरे बहुत विकसित हो जाते हैं, तो वो राजभाषा या राष्ट्रभाषा के स्थान पा लेते हैं। ऐसे भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनाकर सारे देश की भावनात्मक एकता के सहायता होते हैं। भारत में 15 जो है विकसित भाषा है। हम जो है पर हमारे देश में राष्ट्रीय नेताओं ने कि हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा जगरा राजभाषा के गौरव प्रदान किया है। इसी प्रकार हर देश में अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसी, जर्मनी के जर्मन, जापान के जापानी आदि ये भाषाएं विकसित है। तीसरा पॉइंट पर चलेंगे जिसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेश में बहुमत जो है द्वारा बोली या समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाते हैं। अगर कोई भी भाषा जब किसी राष्ट्र में अधिकांश प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेश में वो भाषा बोली जाती है और समझी जाती है तो ओकरा राष्ट्रभाषा बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह भाषा जो देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम इस प्रकार बोल सकते हैं, जो वह भाषा जो देश के अधिकांश निवासी द्वारा प्रयोग में लाते हैं, अधिक से अधिक नागरिक उस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। सभी देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होते हैं। जैसे अमेरिका का बात किया जाए तो अंग्रेजी, चीन के बात किया जाए चीनी, जापान के बात किया जापानी, रूस के रूसी आदि अलग अलग भाषा होते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ पर लगभग 70 से 75% लोग जो है द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा हिंदी को। इसलिए भारत में जो राजभाषा जो हिंदी रखा गया है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट पर बात करेंगे मातृभाषा। मातृभाषा जो खनूर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ था, इसलिए वह पंजाबी बोलते हैं। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ था, इसलिए वह हिंदी बोलते हैं। पंजाबी या हिंदी क्रमशः उसकी मातृभाषा है। मातृभाषा कहने का मतलब जो व्यक्ति जिस जगह पर जन्म लेता है उसको मातृभाषा वही जो सीखता है उसी को मातृभाषा कहते हैं। इस प्रकार यह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता है और सीखता है और उसे मातृभाषा कहते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार का भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता मतलब अपने लोग से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। जो हमारे परिवार में मम्मी पापा बोलते हैं वही सब को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। उससे जो हम सीखते हैं, जो आने वाले पीढ़ी है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा है। बालक दूसरे शब्दों में इस प्रकार बोल सकते हैं, बालक जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जो बालक जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार के सदस्य द्वारा बोली जाने वाला भाषा, जो भाषा बोलते हैं उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। आगे की पॉइंट बढ़ेंगे जिसे हम बात करेंगे प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती हैं उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं।
कोई अगर एक प्रांत में अगर कोई भाषा एक बोली जाती है उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्र द्वारा बोली जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसे कहते हैं जब पूरे विश्व के 2 या 2 से अधिक जो है राष्ट्र में अगर बोली जाने वाला भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जैसे अमेरिका अगर बात करेंगे, इंडिया में बात करेंगे, बहुत सारे देश में अगर बात करेंगे अंग्रेजी प्रचलन है और यह अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि बहुत सारे देश में यह अंग्रेजी चलता है, इसलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अगला पॉइंट बात करेंगे राजभाषा। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यकलापों या काज के प्रयोग में की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा व्यवहारिक ढंग से हम समझेंगे, राजभाषा जो देश के कार्यालय या राजकाज में कार्यालय हो, राजकाज हो में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। अगला पॉइंट पर चलेंगे मानक भाषा। लास्ट पॉइंट समझेंगे मानक भाषा। मानक भाषा विद्वान या शिक्षाविदों द्वारा भाषा के एक रूप पता लाने के लिए भाषा के जिस रूप का मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा के विद्वान के द्वारा जिस भाषा का शिक्षाविदों द्वारा, विद्वान हो शिक्षाविद द्वारा हो, भाषा के एक रूप पता लाने के लिए भाषा के जिस रूप का मान्यता दी जाती है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। मानक में एक ही वर्ण और शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलन हो जाते हैं। ऐसे में उनका किसी एक रूप का विद्वान द्वारा मान्यता दी जाती है। जैसे अगर हम बात की जाए, जैसे गई, तो उसको संक्षेप में अगर लिखते विद्वान द्वारा गई तो ये मानक रूप है। ठंड मानक रूप है। अंत और अंत मानक रूप है। रव और रख मानक रूप है। शुद्ध और शुद्ध मानक रूप है। दोस्तों, आज की वीडियो में भाषा की से सारे चैप्टर ख़त्म होते हैं। वीडियो आप लोगों को अगर इसके सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट में जा कर के सेकेंड पार्ट देखें। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भाषा से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कराएंगे। धन्यवाद।